जो 2018 मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या पूछा ही जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप सभी को बताने वाले हैं। जैसे सवाल नंबर 4 बोल रहा है, सवाल नंबर 4 बोलता भी है, यदि n, ठीक है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंडर n है। ऑप्शन में दिया गया है कि ये जो रूट अंडर n के बारे में पूछा गया था, रूट अंडर n जो है क्या कहा जा रहा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या है। क्या ये रूट अंडर, जब n जो है प्राकृतिक संख्या है तो आप लोग अंदाजा लगाइए, ऑप्शन में कहा जा रहा है कि रूट अंडर n जो है हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। तो क्या रूट अंडर n हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा? एकदम नहीं होगा। काइन होगा, देख लीजिए आप। प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यही सब चलते जाता है, मैंने गिनती। ठीक है, मान लिया जाए हम रूट अंडर 2 ले लिए, ये तो भाई अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 3 ले लिए, ये भी हो गया। अगर हम रूट 36 लेते हैं, उतना दूर जाने का जरूरत नहीं, 4 ले लीजिए, तो क्या आपका 2 निकला, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या हमेशा नहीं रहता है। अगर रूट के अंडर में कोई ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए तो वही जो है हमारा प्राकृतिक संख्या हो सकता है, बाकी जो है हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि हमेशा अपरिमेय संख्या है। अच्छा, हमेशा अगर अपरिमेय संख्या भी बोल दिया तो यह भी बात गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा अपरिमेय आता है, कभी प्राकृतिक भी आ जा रहा है, इसलिए यह भी गलत हो गया। सी में क्या कह रहा है कि हमेशा परिमेय आता है। परिमेय, परिमेय कहिए प्राकृतिक संख्या, सब प्राकृतिक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो होता क्या है कि यह अभी हमारा नहीं होगा, क्योंकि सब संख्या परिमेय कैसे होगा, जो रूट अंडर 3 नहीं तो अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, आंख बंद करके आप इसे मार दीजिए, कुछ भी रहे, कुछ भी क्या रहेगा, इसमें लिखा हुआ है कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो ये तो हो रहा है कि कभी अपरिमेय संख्या और कभी प्राकृतिक संख्या, आगे भी चलते जाएंगे तो रूट अंडर 16 आएगा, तो कभी ये प्राकृतिक हो जा रहा है तो कभी अपरिमेय हो जा रहा है, यानी डी नंबर का हमारा ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कभी कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो क्या आप लोगों से ये सब सवाल बना था? बिल्कुल नहीं बना होगा, हमको पता है। चलिए सवाल नंबर 5 में, अब इसको मिटाएंगे तब ना अगला बताएंगे। पांच नंबर का सवाल, ठीक है, 5 नंबर का सवाल कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। ठीक है, होगा माने डैश से। सोच लीजिए कि किस से, तो ऑप्शन में दे दिया है, आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं इसमें। ठीक है, 4, सी नंबर में है 8 और डी नंबर में है नन माने होता है कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख लीजिए कि मान लीजिए, क्या मान लेना है कि यदि प्रथम माने शुरू से, ठीक है, जितना भी अभाज्य संख्या शुरू से दो से अभाज्य होती, माने 2 से शुरू होता है अभाज्य संख्या, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं शुरू से, प्रथम से 13,986 को अभाज्य संख्या, उसका जोड़ करने पर हमारा n आ जाता है। तो बोला जा रहा है कि n जो है हमेशा भाज्य होगा। केकरा से भाज्य होगा, तो 4 को देख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, खाली आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 6 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ कट भी रहा है 6 से, यानी कि इसका मल्टीपल जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब सवाल बात आ रहा है समझ में?
समझते जाइए, नहीं समझ में आए तो पूछिए बार बार घूर के, ठीक है। चलिए 6 नंबर में कहा है बहुपद। देखिए इसमें बहुपद y पर 3 पावर है, माइनस y पर नहीं 2y है, ठीक है। 2y पर 2 पावर है, माइनस रूट अंडर 3y, ठीक है, और प्लस 1/2 है। और इसमें बोला गया का घात है, ध्यान दीजिए इधर आप लोग, का घात है। तो घात माने होता है पावर, यानी किसका, अचर पर नहीं, चर पद पर अधिकतम घात जो अधिकतम पावर है। तो अधिकतम पावर यहाँ देखने 3 है, तो इसका 3 हो जाएगा आंसर, सीधा सी बात है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 में कहा गया कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए इसमें योग दे दिया गया, शून्यकों का योग दे दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है, ठीक है, योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और तथा -15। तो बोला क्या, बोला कि समीकरण बताइए, वो भी कौन, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कौन होगा ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, पहले उसका जो कंडीशन है लिख लेते हैं। ये होता है हमारा x², ठीक है, माइनस में यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा का x, और ये होता है प्लस में c, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, यानी योगफल और गुणनफल यहाँ पर दे दिया गया, तो आप यहाँ पर पहले x² लिख लीजिए, फिर माइनस दीजिए, और योगफल क्या है हमारा, योगफल है ये 2, तो 2 लिख दीजिए, और हमारा माइनस में है 15, तो हमारा क्या हो गया, यही तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया है, ठीक है। यानी कि x² आएगा, -2x आएगा और -15 आएगा, ठीक है। चलिए यही हमारा आंसर हो गया है, ठीक। चलो अच्छा, अब आगे चलिए 8 नंबर का सवाल, के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म इतना इतना का एकमात्र हल इतना है। यानी कि आप देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है समीकरण 1 में, 2x -y + 3 = 0, ये समीकरण 1 लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, अगला समीकरण लिखा हुआ है 2kx माइनस नहीं प्लस है 7y -5 = 0, ये समीकरण 2 है। तो आपको यहाँ के नजर आ रहा है, तो वही बोल रहा है कि के बराबर क्या होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसका एक मान, x का मान जो है हमारा 1 और y बराबर हमारा -1 है, तब के का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। हाँ ध्यान से समझना है। एक हल तो दे दिया गया है यहाँ पर कि क्या होगा, इसका x का मान 1 और y का मान -1 दे दिया, तो क्या होगा। तो के कहाँ है समीकरण 2 में, हमको समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 को ही आप ले लीजिए, x का मान 1 दे दिया, y का मान -1 दे दिया, आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो 2k गुना x है तो 1 ले लो, प्लस 7y गुना y, तो y -1 है तो ले लो, -5 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2k और यहाँ पर -7 और -5 = 0, यानी कि 2k बराबर 7 5 12 इधर चला गया, 2 से कट गया 6 बार में, k बराबर क्या आया 6, तो हमारा k का मान आ गया 6, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे एकदम फास्ट तेजी से, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा यही है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको उतारिए और हम अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है नंबर 9। सवाल नंबर 9, यदि हमारा ax पर 3 पावर प्लस bx प्लस cx प्लस d, यानी यहाँ पर 2 पावर होगा, किताब में नहीं लिखा, गलत कर दिया। चलिए d है। अब बोला गया कि क्या इसका शून्यांक, शून्यांक क्या होता है, जो x का मान आता है वही तो शून्यांक होता है। शून्यांक हमारा एगो 0 है, बाकी बात 2 गो पता नहीं है। तो बोला क्या कि
कि मान लो, मानना नहीं है, बोला कि अन्य दो शून्य का जो गुणनफल है उसका मान क्या होगा। तो देखिए दो शून्य गुणनफल मान लेते हैं कि एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। तो एक त्रिघात में हम याद रखते थे, ठीक है, याद हम लोग क्या जानते हैं इसमें कि एक होता है अल्फा बीटा प्लस, ठीक है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है C/A। तो मान लिया जाए कि इसमें अल्फे जो पहला अल्फा बीटा जो गामा है पहले के 0 है तो ये तो 0 हो गया, ये जिसके जिसके साथ में है। अब बाकी बात ये दोनों का गुणनफल यानी कि बीटा गुना अल्फा, ये जिसके पास भी होगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए अब अल्फा किसके पास है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी ये दोनों तो 0 हो गया, बाकी बच गया दो शून्य, यही दोनों का गुणनफल C/A है। हमारा ऑप्शन नंबर में जहां भी मिलेगा C/A वह हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर अगला बताएंगे 10 नंबर का। तो अब हम सवाल नंबर 10 में चल रहे हैं। सवाल नंबर 10 हमारा है P का मान किसके लिए, जैसे बहुपद हमारा लिख दिया गया, ठीक है। 10 नंबर सवाल में बहुपद लिखा गया, बहुपद क्या लिखा है, x⁻³ प्लस 4x⁻2, ठीक है, माइनस px और प्लस 8। बोला क्या बोला, बोला कि x-2 से पूर्णतः विभाजित है, माने इसमें जब भाग देंगे न तो बोला, सवाल पहले क्या बोला पूरा पढ़ के सुना देते। P का मान जिसके लिए बहुपद x पर 3 पावर प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x-2 से भाज्य है। तो हमको बोला कि P का मान, ठीक है, तो P जो यहाँ पर है हमको बोला कि P बताइए भाई कि क्या होगा यदि x-2 से ये पूरा पूरा विभाजित है तब, ठीक है। तो देखिए आप एकदम ट्विस्ट तरीका से बता रहे एकदम, यानी इससे जब भाग देंगे तो P का मान क्या होना चाहिए जाकि पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पर आप x-2 है ना तो बराबर 0 कर लिए, क्योंकि शेष 0 आना चाहिए, ठीक है, तो 0 हम कर लिए। तो x बराबर 2, अब x का मान 2 रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बराबर शेष 0 आ जाएगा। तो x बराबर 2 रखिए, 2 पर पावर 3, ठीक है, 4 गुना 2 पर पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, माइनस p यहाँ पर गुना 2 और यहाँ प्लस 8 है बराबर 0। ऐसा करके इसको निकालना है। तो 2 पर 3 पावर, क्यों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस 2 दूना 4, 4 चौक 16, यहाँ माइनस 2p और यहाँ प्लस 8 बराबर 0। अब 2p को एक साइड में रखिए, जितनी भी संख्या है सबको एक साइड में भेज देना, ठीक है। तो 8 है प्लस में तो ये इधर माइनस में 8, ठीक है। ये देखिए 16 है हमारा माइनस में, इधर जाके प्लस, ये हो गया हमारा माइनस, ठीक है। तो यहाँ माइनस 2p बराबर माइनस 8 हो गया 16 और प्लस 16 ये दोनों कट गया, यानी कि हमारा p बराबर 0 ही आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है हमारा यह सवाल, ठीक है। चलिए अब जो है सवाल नंबर 11 में चलते हैं। तो सवाल नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 11 कह रहा है कि यदि क्या, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, ठीक है, तब कौन चीज, तब पूछा कि sin² थीटा माइनस cos² थीटा का मान माने कौन सी होगा, ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। तो यहां से हम कुछ मतलब ये करेंगे, जैसे tan थीटा बटे sin थीटा और ये 3/√3, ठीक है, हो गया। अब साइन देखिए यहाँ पर होता क्या कि ये इधर भागा में आ गया, ये तो साइन है। अब साइन tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ गुना में नीचे तो एक और sin थीटा है, तो साइन क्या हो गया, साइन कट गया, बराबर 3/√3, यानी 1/cos थीटा बराबर हमारा आया 3/√3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से क्या होता है, a² माइनस b² के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो sin थीटा और cos थीटा,
तो साइन थीटा, कॉस थीटा का मान तो अभी नहीं पता चला, लेकिन देखिए कॉस थीटा तो यहाँ पर है ना, जैसे हम इसको कॉस थीटा निकालेंगे सबसे पहले, तो कॉस थीटा इधर आएगा, ये √3 ऊपर, ये 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा का मान ये निकल गया। अच्छा, अब साइन थीटा का मान हमें पता करना है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान हम कैसे पता करेंगे, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का मान अब हम साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा का मान इस प्रकार निकलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, 1। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको निकालना है कॉस का, ठीक है, प्लस होता है यहाँ माइनस में प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे हमको साइन का निकालना है तो यहाँ पर रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर √1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो थीटा का मान क्या है, इसको एकीकरण कर लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। एकीकरण करने के बाद √3 नीचे, ठीक है, तो ये आ गया 3/3 √3, 3 कट गया यानी 1/√3 आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√3 स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 √3 गुना √3 हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 का 3 और घटा 1 यानी कि 2/3 आ गया हमारा रूट के अंदर, ये हमारा हुआ साइन का मान, ठीक है। अब हम इसको जो है, इसको मत लिखना है, डायरेक्ट यहीं पर कर लीजिए, साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, साइन स्क्वायर, तो साइन का मान हमारा है √2, यहाँ लिख लीजिए आप, √2/3, इस पर पावर 2 माइनस कॉस है, तो कॉस का मान क्या है, कॉस का मान है 1/√3, इसको स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर 2 पावर है, ये रूट खत्म होकर के ये 2/3 माइनस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा लेंगे, 2 में से 1 गया तो 1, क्योंकि इसका जो हर है वो समान है, ये 3, 1/3 इसका मान हमारा आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए।